हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेन्युइन मैथमेटिशियन चैनल। अभी हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसका ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, लेट एल बी द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P1, 2 such that its intercepted segment between the coordinate axis is bisected at P. ओके अच्छा, मतलब एल एक लाइन दिया हुआ है। जैसे ये अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस हुआ तो ये एक लाइन है हमारा एल, लिखा हुआ है। इसका जो सेगमेंट है कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर वो 1, 2 पे बाइसेक्टेड होगा। ठीक है, मतलब ये अगर ए बी पोर्शन हुआ और ये सी पॉइंट हुआ, मतलब ए सी इक्वल टू सी बी है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग ए और बी का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ठीक है, अभी बाकी से हम पढ़ लेते हैं पहले। लिखो, इफ L1 इज द लाइन परपेंडिकुलर टू एल पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 1। अच्छा, मतलब L1 और एक लाइन है जो समझ लीजिए ऐसा है, इसके साथ ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा L1 है। बोल रहा है जो -2, 1 पॉइंट से पास करेगा। अच्छा, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल एंड L1, मतलब ये अगर ABCD पॉइंट हुआ तो D पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। ठीक है, तो पहले ए और बी का कोऑर्डिनेट तो निकाल लेंगे। अच्छा, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं अल्फा कोमा बीटा एज्यूम कर रहा हूँ। ओके, चलिए तो अभी देख लेते हैं कि ए और बी पहले कैसे निकालेंगे। अब सी है उसका मिड पॉइंट, ये तो मैंने डायरेक्ट ही बोला था कि कैसे निकालते हैं हम लोग। एक तो आपको पता है कि बी पे ऑर्डिनेट जीरो होगा और ए पे एब्सिस है जीरो होगा, है ना। तो ये तो देख के ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे 2 करना है, यहाँ पे 4 करना है। नहीं तो आप लिख लिख के भी कर सकते हो। ठीक है, इसको आप H, 0 ले सकते हो, इसको आप 0, K ले सकते हो, फिर H + 0/2 = 1, ऐसे करके करो। ठीक है, तो हमें ए और बी का कोऑर्डिनेट मिल गया है। ठीक है, अभी हमें डी का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब देखिए, यहाँ पे तो मैं लाइन का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकता हूँ, पर वो अभी करूँगा नहीं, क्योंकि हमने अभी तक बस कोऑर्डिनेट सिस्टम ही पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे फिर। तो आपको पता है डी में अननोन 2 है, अल्फ़ा एंड बीटा, तो हमें इक्वेशन भी 2 बनाना होगा, है ना। तो अब देखिए, यहाँ पे हम लोग स्लोप का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि L1 परपेंडिकुलर टू एल है, मतलब इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे देता हूँ P दे देते हैं, तो PD परपेंडिकुलर टू AB होगा, है ना। सिंस PD परपेंडिकुलर टू AB, तो अब PD का स्लोप निकाल लेंगे हम लोग। PD का स्लोप क्या होगा, तो PD का स्लोप होगा y2 - y1/x2 - x1, दैट मीन्स बीटा -1/α+2। ये है PD का स्लोप। अब दोनों लाइन परपेंडिकुलर हुआ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्लोप PD इंटू स्लोप AB होगा -1, है ना। तो बीटा -1/α+2, ये है PD का स्लोप। अब AB का स्लोप क्या होगा, 0-4/2 - 0 = -1, वही y2 - y1/x2 - x1। ठीक है, तो इसको अभी कैलकुलेट करेंगे तो आएगा बीटा -1/α+2, और ये है हमारा -4/2, मतलब -2 = -1। तो माइनस माइनस एलिमिनेट कर दो, आएगा 2 बीटा -2 = α+2। दैट मीन्स क्या मिलेगा, अल्फ़ा -2 बीटा = -4। इसको एक नंबर करके रखते हैं अभी। ठीक है, अब क्या मिल सकता है। अब देखिए, ये जो लाइन ए बी है, इसमें 4 पॉइंट दिया हुआ है ना, A D C B। तो मैं बोल ही सकता हूँ कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी भी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये तो एक ही लाइन है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि स्लोप ए बी इक्वल टू स्लोप सी डी, या फिर आप डी सी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ए बी का स्लोप तो अभी निकाले -2, है ना, यही तो है ए बी का स्लोप।
तो -2 इक्वल टू, अब DC का स्लोप क्या होगा, y2, अब कुछ किसी को भी y1 किसी को भी y2 ले सकते हो। अब अगर इसको y2 लोगे तो इसको x2 लेना है, उस हिसाब से करना है, ठीक है। तो ये होगा β-2/α-1, जो कि होगा -2α + 2 इक्वल टू β-2, मतलब 2α + β इक्वल टू 4, ठीक है। तो दो इक्वेशन तो मिल गया, बस इसे सॉल्व करेंगे अल्फा बीटा मिल जाएगा। और देखिए, अगर कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, ऑप्शन को भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो सेटिस्फाई करेगा। पर जहाँ पे फ्रैक्शन होगा वहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे तो वैसे भी टाइम लग जाएगा। तो चलिए अभी कर लेते हैं। करेंगे कैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 को, तो आएगा 2 to 4 अल्फा + 2 बीटा इक्वल टू 8, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा 5 अल्फा इक्वल टू 4, दैट मीन्स अल्फा मिल जाएगा हमें 4/5, ठीक है। और अल्फा मिल गया, इसको पुट कर दो कहीं पे भी, यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 पे, तो आएगा 2 × 4/5 + बीटा इक्वल टू 4, मतलब बीटा मिल जाएगा 4 - 8/5, मतलब होगा 20 में 12/5, ठीक है। तो फिर पॉइंट क्या होगा, पॉइंट होगा हमारा 4/5, 12/5, देख लेते हैं। हाँ, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए होगा आंसर, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट सम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लाइट रे emerging from the point source placed at 1,3 is reflected at a point Q in the axis of x if the reflected ray passes through the point 6,7। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे एक पॉइंट P1,3 है, एक लाइट रे आ रहा है ऐसे करके, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब चाहो तो ऐसे भी बना लो, वाई एक्सिस भी, ठीक है। फिर यहाँ से ये पॉइंट क्यू है, यहाँ से रिफ्लेक्टेड होके लाइन, मतलब रे जा रहा है, जो जाएगा 6,7 से, ठीक है। देन द एब्सिसा ऑफ क्यू इज, तो मतलब क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा, α,0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा का ही वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए, ये तो लाइट का कॉन्सेप्ट हो गया। हमें क्या पता होते हैं, हमें पता होते हैं ये दो एंगल सेम होते हैं, है ना। ये अगर थीटा हुआ तो ये भी थीटा होते हैं। ये तो लाइट का प्रॉपर्टी है ना, रिफ्लेक्शन का। चलिए, ठीक है। अब ये दो पॉइंट में नाम दे देता हूँ, एक तो पी दिया हुआ ही है, अच्छा दोनों पॉइंट का नाम दिया हुआ ही है, ये आर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करेंगे, पहले पहले स्लोप क्यू आर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो स्लोप क्यू आर होगा y2 - y1/x2 - x1, मतलब 7 - 0/6 - अल्फ़ा। अच्छा, क्यू स्लोप क्यू आर निकाले, अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, हमें स्लोप क्यू आर मिल गया है, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो यही तो क्यू आर का इंक्लिनेशन है, दैट मीन्स हमें tan थीटा मिल गया है, ठीक है। यही तो है हमारे tan थीटा, जो है 7/6 - अल्फ़ा, ठीक है। अब देखिए, ये पी क्यू जो लाइन है ना, इस पी क्यू लाइन का स्लोप क्या होंगे, तो पी क्यू लाइन का इंक्लिनेशन होगा ये पूरा, ठीक है। अब अगर ये एंगल थीटा हुआ तो इंक्लिनेशन ऑफ पी क्यू, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इंक्लिनेशन ऑफ पी क्यू होगा हमारा पाई माइनस थीटा, होगा कि नहीं, क्योंकि टोटल एंगल पाई होगा, ये पूरा पाई, और यहाँ से थीटा को हमें बस माइनस करना है, ठीक है। तो अगर इंक्लिनेशन ऑफ पी क्यू पाई माइनस थीटा हुआ तो स्लोप पी क्यू क्या होंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। स्लोप पी क्यू होगा tan ऑफ पाई माइनस थीटा, और ये आपको पता है, ये 2 × 90 - थीटा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव वैल्यू देगा, मतलब -tan थीटा होगा, और 2 × है मतलब tan ही रहता है ना। तो आप क्या देख रहे हो, फिर जो स्लोप पी क्यू है ये -tan थीटा है, मतलब माइनस ऑफ स्लोप क्यू आर, है ना। तो पहले स्लोप पी क्यू अब पॉइंट से निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए,
स्लोप पी क्यू अगर हम लोग y2 माइनस y1 करके निकाले तो मिलेगा 3 माइनस 0/1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो एक स्लोप ये है और एक स्लोप है ये, और लिखा हुआ है एक दूसरे का नेगेटिव होगा, तो बस एक दूसरे का नेगेटिव कर लेंगे। मतलब होगा 7/6 माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ 3/1 माइनस अल्फा। इसको सॉल्व करने से अल्फा आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस 7 अल्फा इक्वल टू माइनस 18 प्लस 3 अल्फा। मतलब अच्छा, इसको इस तरह आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करो। 10 अल्फा मिलेगा 25, तो अल्फा मिलेगा 5/2। ठीक है, बस सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे 5/2 तो डी ऑप्शन है, मतलब इसका आंसर डी होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट O 0,0 P 3,4 एंड Q 6,0 बी द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल OPQ। अच्छा, मतलब OPQ ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है। द पॉइंट आर इनसाइड द ट्राइंगल OPQ। अच्छा, तो पहले OPQ ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये है हमारा OPQ ट्राइंगल, O 0,0 P 3,4 और Q है 6,0। ठीक है, अब लिखा हुआ है आर इनसाइड द ट्राइंगल OPQ, मतलब आर यहाँ पे कहीं पे है। इज सच दैट ट्राइंगल OPR, ट्राइंगल OPR, ट्राइंगल PQR और ट्राइंगल OQR, हाँ ये तीनों ट्राइंगल आर ऑफ इक्वल एरिया, तो हमें आर का कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, मतलब ये तीनों ट्राइंगल इक्वल एरिया के हैं। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉपर्टी हमने सेंट्रॉइड पे देखे थे, है ना। क्या था कि अगर आर सेंट्रॉइड हुआ तो ये तीनों ट्राइंगल के एरिया सेम होते। वहाँ पे और एक प्रॉपर्टी था कि इसको अगर इंक्रीज भी कर देते थे मीडियन, तो ये जो 6 नंबर ऑफ ट्राइंगल होते थे इनके एरिया भी सेम होते थे, वो यहाँ पे नहीं चाहिए। तो दैट मीन्स आर क्या है, आर है हमारा सेंट्रॉइड। ठीक है, फिर तो आराम से आर का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, क्योंकि तीनों ट्राइंगल का एरिया तभी इक्वल होंगे जब आर सेंट्रॉइड होंगे। ओके, देयरफॉर आर इज सेंट्रॉइड ऑफ OPR। ठीक है, सॉरी OPQ। तो आर का तो कोऑर्डिनेट आप आराम से निकाल लो। अभी सेंट्रॉइड का क्या फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, दैट मीन्स 0 प्लस 3 प्लस 6/3 कॉमा 0 प्लस 4 प्लस 0/3, तो होगा 9/3 जो कि होगा 3 कॉमा 4/3। ठीक है, तो आंसर होंगे हमारा सी। ठीक है, चलिए फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स। इंटीग्रल पॉइंट मीन्स बोथ द कोऑर्डिनेट शुड बी इंटीजर, ये तो हमें वैसे भी पता है। एग्जैक्टली इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिया हुआ है, मतलब एक ट्राइंगल है। अच्छा, वर्टिसेस देख के तो पता चल रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो अभी ऐसे बना लेते हैं। तो ये एक ट्राइंगल है। अच्छा, 0, 0, 0,21 एंड 21,0। ओके, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। अब क्वेश्चन है कि इसके इंटीरियर में कितने सारे इंटीग्रल पॉइंट है, मतलब इसके अंदर जो होंगे। ठीक है, इंटीग्रल पॉइंट तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब जिसका दोनों कोऑर्डिनेट ही इंटीजर होगा, मतलब ऐसे 1,5, 5,7 इस टाइप के कितने होंगे। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस लाइन के ऊपर कितने सारे पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है, अदरवाइज ये सम थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी लिख देता हूँ, फिर जब स्ट्रेट लाइन करेंगे वहाँ पे तो फिर से और डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, तो ये AB लाइन है हमारा। ठीक है, तो AB लाइन का इक्वेशन यहाँ पे होगा, इक्वेशन ऑफ AB लाइन क्या होंगे।
अच्छा, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, मतलब ये लेंथ अगर 21, ये लेंथ 21 है, तो इसका इक्वेशन ऐसे होते हैं x/21 प्लस y/21 इक्वल टू 1। ठीक है, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 करके। ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन फिर हो जाएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 21। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कितने सारे पॉइंट होंगे फिर। ठीक है, तो अब देखिए, ये तो 0,21 और 21,0 हुआ। अब x अगर 1 हुआ तो y होंगे 20, है ना। x अगर 1 हुआ तो y 20 होंगे, तभी तो सम करके 21 आएगा, मतलब 1,20, फिर आएगा 2,19, है ना। ऐसे करके कितना तक आएगा, 20,1 तक आएगा। मतलब मैं अगर सोचूं कि इसके ऊपर कितने सारे पॉइंट है, तो आप देख रहे हो 0 से लेके जा रहा है 21 तक, 0 1 2 करके। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे बस इस लाइन पे पॉइंट है। अच्छा, नहीं तो अगर इसको समझ लो ये ओ पॉइंट है, तो अगर बाउंड्री का 2 पॉइंट अगर मैं ओ ए और ओ बी के बारे में सोच लूँ, तो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर बस 20 पॉइंट्स है ना, 20 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स इन ए बी, ऐसा लिख के रख दिया अभी। ठीक है, चलिए अभी क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, उसी लेंथ का। ठीक है, तो ये होगा फिर 21, ये भी हुआ 21। ठीक है, तो फिर इसको अलग से मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, तो मेरा एक स्क्वायर आ गया अभी। ठीक है, जिसका ये 0 0 है, ये 21,0 है, ये है हमारा 21,21, और ये आएगा 0, अच्छा इसको 0,21 कर दो, 0,21 कर दो। ठीक है, उल्टा लिख दिया था, ये 21,0। ओके, ठीक है, चलिए तो अभी देखते हैं, तो इसके अंदर कितने सारे पॉइंट है वो हम लोग पहले निकाल लेंगे। अब देख सकते हो कि ये 0 से लेके 21 तक जितने सारे पॉइंट होंगे, मतलब जिसका कॉमा 0 होगा, जैसे 1,0, 2,0, ऐसे करके 20,0, ये सब बाउंड्री के ऊपर होंगे, है ना। तो हमें अगर इसके अंदर चाहिए, मतलब हमें क्या लेना होगा, हमें x1 लेना होगा, y भी 1 लेना होगा, है ना, क्योंकि y 0 लेंगे तब यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमें x1 से लेके स्टार्ट करना है, जहाँ पे y भी 1 होगा, है ना। तो देखिए यहाँ इसको मैं फिर से और एक बार बना रहा हूँ, तो x मेरा 1 होगा, फिर 1,1 से लेके ऐसे चलेगा 20,1 तक, है ना, क्योंकि 21,1 फिर से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे x1 से लेके 20,1 तक चलेगा, फिर यहाँ पे 1,2 आएगा, है ना, उस हिसाब से फिर से 20,2 तक चलेगा, 20,2 तक चलेगा। ठीक है, ऐसे करके लास्ट कितना तक हम लोग जा सकते हैं, तो ऐसे करके ये 1,20 तक चले जाएंगे, है ना, क्योंकि 1,21 तो फिर से इसके ऊपर आ जाएगा, देख रहे हो ना, इसके ऊपर आ जाएगा 1,21, तो ये 1,20 तक जा पाएंगे, और यहाँ पे ये 20,20 तक जा पाएंगे, है ना, क्योंकि जब x21 होगा तो यहाँ पे आएगा। ये तो देख के ही आपको पता चलेगा ना, क्योंकि देखिए x 0 से लेके 21 तक चल रहा है, मतलब अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा x1 से लेके 20 तक, है ना, तो x1 से लेके 20 तक रहेगा, उस हिसाब से y भी वही रहेगा, क्योंकि y भी 0 से लेके मतलब अंदर 1 से लेके 20 तक है। तो टोटल पॉइंट कितने होंगे इनके, जो एक एक करके पेयर लेके करते हैं ना, मतलब इसके 20, इसके 20, मतलब टोटल होंगे 20 × 20, और कैसे होंगे ये तो मैं यहाँ पे दिखा दिया, है ना। मतलब ये जो स्क्वायर है, इसके अंदर हमें 400 पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे, जो इसके अंदर है, जो इंटीग्रल पॉइंट है, तो ऐसे 400 पॉइंट इसके टोटल जो स्क्वायर है इसके अंदर है। अभी हमें देखना है कि ये जो हमारा ट्राइंगल है इसमें कितना होगा, तो इसके लिए अभी मैं इसको मिटाऊंगा बाकी सबको।
तो अभी देखिए, अभी एक स्क्वायर है हमारे पास, अब ये हमारा जो ट्रायंगल है वो बस इसके हाफ है ना। तो आपको पता है कि अच्छा पहले ये निकाल लिए हमने कि ये जो लाइन है ना, जो हमारा ए बी लाइन था, ए बी लाइन के ऊपर कितने पॉइंट है, देखिए 20 पॉइंट्स लिखा हुआ है ना। तो मतलब आउट ऑफ 400 20 पॉइंट्स है हमारा ए बी लाइन के ऊपर, ठीक है। तो फिर अभी बचा कितना, तो रिमेनिंग पॉइंट्स क्या होंगे, रिमेनिंग पॉइंट्स होंगे 400 से 20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 380 पॉइंट्स, ठीक है। मतलब 380 पॉइंट्स हमारे यहाँ पे और यहाँ पे मिला के है। आप देख रहे हो ये तो इक्वल एरिया है, तो बोथ साइड में इक्वल डिवीजन होंगे, मतलब हमारे जो ट्राइंगल है उसमें कितने सारे पॉइंट रहेंगे, बाई 2। मतलब यहाँ पे लिख देते हैं, तो पॉइंट्स, इंटीग्रल पॉइंट्स, ठीक है, इंटीग्रल पॉइंट्स इनसाइड ट्राइंगल ओ ए बी क्या होंगे, मतलब 380 डिवाइडेड बाई 2 है ना, जो कि होंगे 190। तो मतलब यहाँ पे 190 है, यहाँ पे 190, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है अभी, ठीक है। और एक बार नहीं तो मैं बोल देता हूँ, देखिए ये 0 से लेके 21 तक दिया हुआ है, मतलब इसके अंदर अगर हमें पॉइंट चाहिए होंगे तो x जाएगा 1 से लेके 20 तक, उस हिसाब से y भी जाएगा 1 से लेके 20 तक, अगर हम लोग एक स्क्वायर बना ले, ठीक है। तो उस हिसाब से मिला हमें 400 पॉइंट्स। अब पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं कि ए बी लाइन के ऊपर बस 20 पॉइंट्स है, तो बोथ साइड 380 पॉइंट्स रहेंगे। अब क्योंकि इक्वल डिवीजन होगा तो फिर हमारा जो ओ ए बी ट्राइंगल है इसके अंदर 190 पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए अभी, अच्छा इसका आंसर फिर होगा बी। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन ओ मीट्स द पैरेलल लाइंस, जो कि दिया हुआ है, एट पॉइंट्स पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली, देन द पॉइंट ओ डिवाइड्स द सेगमेंट पी क्यू इन द रेशियो दिस, ठीक है। मतलब दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा मैं इसको ऐसे ही अगर लिख लूँ पहले डायग्राम के लिए कि ऐसे दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है। अब ओरिजिन है, लिखा हुआ है कि ओरिजिन से पास करता हुआ कोई भी लाइन इस सेगमेंट को पी क्यू पे, जैसे समझ लेते हैं यहाँ पे अगर ओरिजिन है तो कोई भी लाइन इस सेगमेंट को पी क्यू पे काट करेगा, हाँ। तो अब लिखा हुआ है कि देन ओ डिवाइड्स द सेगमेंट पी क्यू किस रेशियो पे डिवाइड करेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या समझना है, लिखा हुआ है देखिए कि ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ऐसे ओरिजिन से पास करता हुआ कितना सारा स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन मिलेगा, है ना, ऐसे करके बहुत सारे मिलते हैं। तो आप देख सकते हो कि रेशियो तो फिर सबके लिए अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है बेसिकली कि कहीं पे भी कोई पॉइंट अगर ओ रहा तो इसको, मतलब अगर ये समझ लो 1:2 रेशियो पे डिवाइड कर रहा है, तो कोई भी लाइन इस पॉइंट पे जाएगा तो उस रेशियो पे डिवाइड करेगा, अगर ये दो लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी ना भी पता रहे तो आपको क्वेश्चन देख के ही समझ लेना है। कैसे समझ लेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है ए स्ट्रेट लाइन थ्रो ओ डिवाइड्स द सेगमेंट पी क्यू इन द रेशियो दिस, मतलब यहाँ पे आंसर तो ऑप्शन में फिक्स्ड दिया हुआ है ना, तो मतलब हमें वो समझ लेना है कि कोई भी लाइन तो एक ही रेशियो पे जाएगा, अदरवाइज तो फिर अलग अलग होते हैं ना। तो क्वेश्चन देख के ही हमें समझ लेना है कि यहाँ पे आंसर फिक्स्ड होगा। तो मतलब क्या है, मतलब हम लोग अपने हिसाब से ले लेंगे जिसमें हमें आसानी हो करने में, ठीक है। तो चलिए पहले ये दो लाइन एक्सिस में अभी ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसको मिटा देता हूँ मैं। तो एक्सिस में अगर हमें इसे ड्रॉ करना है तो ऐसा होगा। अब देखिए ये दिया हुआ है लाइन, अच्छा लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं आपको पता है, कोई भी दो पॉइंट ले लो उसके ऊपर, जैसे y अगर इसके लिए अगर सोचें हम लोग तो y 0 पुट कर दो, x मिलेगा -3, है ना। तो एक पॉइंट है हमारा -3,0, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट चाहिए तो आप y पे 0 पुट कर दो, y पे 0 ही तो पुट किया अभी, x पे 0 पुट कर दो तो मिलेगा y = -6, है ना। तो ये हुआ 0, -6, तो हमारा लाइन ऐसा होगा एक, ठीक है। चलिए और एक लाइन ड्रॉ करते हैं।
तो और एक लाइन दिया हुआ है 4x + 2y, तो y पे 0 पुट कर देने से x मिलेगा आपको 9/4। ठीक है, 9/4 मतलब यहाँ पे ले लेते हैं 2 से थोड़ा ज़्यादा होगा, हाँ 9/4, 0। ओके, क्योंकि अभी तो ये रफ स्केच है ना, हमें थोड़ी ना इतना सोचना है। और एक है x 0 हुआ तो 9/2 मतलब ऐसे। ठीक है, तो ये और एक लाइन है, दो दो पैरेलल होंगे वो तो वो क्वेश्चन पे ही दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे है ओरिजिन 0 0। अब देख रहे हो तो क्वेश्चन है कि ओरिजिन से पास करता हुआ कोई भी लाइन इसको कितने रेशियो पे डिवाइड, तो ये P है ये Q है। अभी मैंने बोला ना कि हम लोग अपने हिसाब से ले लेंगे जिसमें आसानी हो, तो मैं अगर ये लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, ये लाइन, तो इसमें क्या होगा, इसमें तो हमें आराम से मिल जाएगा क्योंकि 2 पॉइंट तो दिया हुआ है Q और P, तो PO/OQ ही हमारा आंसर होगा, है ना, क्योंकि ये तो फिक्स्ड होंगे। तो PO/OQ आप चाहे तो यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट मिलेगा, है ना, क्योंकि अब हमें लेंथ चाहिए, तो आपको पता है ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 9/4 है, तो रेशियो क्या होंगे 3:9/4। लेंथ ही तो रेशियो होता है ना, आप चाहे तो बेकार रेशियो फार्मूला करके भी कर सकते हो, पर उसमें टाइम लगेगा, है ना। तो अब देखिए इसको कैसे करते हैं हम लोग, फिर 3 × 4/9 होगा, रेशियो का मतलब डिवीजन होता है, तो ये होगा 4:3 आंसर। ठीक है, तो आंसर डी होंगे। तो ऐसे स्पेशल केस अप्लाई करके मैं बहुत सारा सम सॉल्व करूँगा। ठीक है, इसमें बहुत छोटा हो जाता है सम, वो करते करते आप भी सीख जाओगे। ठीक है, चलिए फिर अभी नेक्स्ट सम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द लाइन। अच्छा, 4 लाइन दिया हुआ है, ये जो 4 लाइन है, ये जो ऐसे समझ लीजिए 4 लाइन है, तो वो जो पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे उसके हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने का मेरा अलग ही एक तरीका है, ये आप सीख लो, ये तरीका आपको बहुत हेल्प करेगा बाकी सब सम करने के लिए भी। तरीका क्या है, मतलब जहाँ पे MN ऐसे रहेगा ना, हम लोग MN उसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बेकार में लंबा होगा, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें M = 1 N = कुछ ऐसा पुट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पे तो MCQ सॉल्व करना है ना, तो MCQ सॉल्व करने के लिए हमें ऑप्शन चाहिए कि बी होगा कि सी होगा, हमें थोड़ी ना करना होता है कि कैसे करेंगे वो दिखाएंगे, ये बोर्ड एग्जाम थोड़ी ना। ठीक है, चलिए तो अभी लेंगे क्या वो भी एक बात होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया M = 1 N = 1, ये नहीं लेंगे हम लोग। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो एक ऑप्शन में M-N है। ठीक है, तो मतलब नीचे ज़ीरो आने के चांसेस हो जाएंगे अगर ये आंसर हुआ तो। ठीक है, इसलिए ऐसा ऑप्शन मतलब चूज़ करेंगे कि जिसमें सब कुछ हो सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर M = 2 N = 1 ले लें, तो अब देख रहे हो कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए कि यहाँ से हम लोग फिर ऑप्शन में कैसे जाएंगे, ऑप्शन में तो MN से दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सीख लो आप, यहाँ पे M = 2 N = 1 लेके हम लोग कर रहे हैं, फिर हमारा आंसर अगर आया 3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, M और N का जो वैल्यू है ये ऑप्शन में भी पुट करेंगे, और ऑप्शन में पुट करके जहाँ पे 3 आएगा वो आंसर होगा। अब अगर बोलोगे कि सर A और B दोनों में 3 आ गया, आ सकता है ना, तो A और B अगर दोनों में 3 आ गया तो हम लोग ये तो बोल सकते हैं ना कि C D आंसर नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग M और N का कुछ और वैल्यू लेके फिर से ट्राई करेंगे, समझ लीजिए तब लेते हैं M = 3 N = 2, फिर से और एक बार, और वो करके आंसर आया हमारा 5, फिर उसको फिर से यहाँ पे A और B पे पुट करेंगे, जिसमें 5 आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे मैक्स टू मैक्स 2 बार करना पड़ता है। ठीक है, उस 2 बार करने के बाद भी अब जनरल वे से करोगे उससे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये मैं वर्स्ट केस सिनारियो बोल रहा हूँ, नहीं तो ज़्यादातर केस में तो एक बार M2 और N1 लेने से ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं। तो पहले हम लोग M = 2 N = 1 लेंगे, तो हमारा लाइन क्या बन जाएगा, फिर बनेगा Y = X, Y = X+1, सॉरी 2 ले रहे हैं तो पहला तो ऐसा बनेगा, फिर बनेगा Y = X, Y = X+1,
और आप देख रहे हो ये दो पैरेलल है, तो मैं अगर इस डायग्राम में भी पुट कर दूँ तो ये हो सकता है ऐसा और ये होगा ऐसा, ठीक है। और फिर y इक्वल टू एक्स यहाँ पे पुट करो, y इक्वल टू एक्स प्लस वन यहाँ पे पुट करो, ठीक है। अब करना क्या होगा, ये जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया आप देखिए, ये तो रेक्टेंगल नहीं होगा क्योंकि आप देख रहे हो कि m1 m2 -1, तो इसका स्लोप 1 है, इसका 2 है, नहीं होगा, है ना। तो हम लोग करेंगे कैसे, हमें ये चार वर्टेक्स निकाल लेना है, ठीक है। ये चार वर्टेक्स हमें निकाल लेना है। तो इसका अगर कोऑर्डिनेट मिल गया तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का फॉर्मूला मैंने वहाँ पे लिखाया था, है ना, स्टेयर मेथड करके। ऐसे अगर x1 y1 x2 y2 करके मिल जाए हमें, ये x4 y4 है, तो स्टेयर मेथड करके एरिया निकाल लेते थे। ऐसे सबको लिख लेते थे x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। फिर एरिया क्या होता था, पहले दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, है ना। आप वो एरिया ऑफ ट्रायंगल करके मेरा एक वीडियो है, वो आप देख लेना, ठीक है। तो एरिया होगा, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x1 इंटू y2 माइनस x2 इंटू y1, ठीक है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस x3 इंटू y2 प्लस x3 इंटू y4। अच्छा, फिर से यहाँ पे नीचे x1 y1 लिख लेना होता है, ठीक है। तो होगा x3 इंटू y4 माइनस x4 इंटू y3 और एक टर्म लास्ट में आएगा जो होगा x4 इंटू y1 माइनस x1 इंटू y4, ठीक है। तो ये होगा हमारा एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले ये चार वर्टेक्स निकालना होगा। तो ये चार वर्टेक्स क्या होंगे, अब देख रहे हो ये y इक्वल टू एक्स है, तो x अगर यहाँ पे मैं पुट कर दूँ तो ये मिलेगा x इक्वल टू 2x प्लस 1, इसके लिए x इक्वल टू 2x प्लस 1। तो सॉल्व करोगे तो मिलेगा x इक्वल टू -1, है ना। तो ये होगा -1 -1, ठीक है। अब इसमें पुट कर देने से तो 0 0 ही मिलेगा, देख रहे हो ना। x y की जगह x पुट करोगे तो x 0 मिलेगा, ठीक है। इसमें पुट करोगे तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 मतलब 2x इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो x होगा 1, मतलब होगा ये 1, 2, ठीक है। और एक नीचे चाहिए अभी, तो यहाँ पे y की जगह x प्लस 1 पुट कर देना है, तो होगा x प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 1, तो 1 1 कट जाएगा, मतलब x 0 होगा। आप आराम से सॉल्व कर लेना, मैं यहाँ पे ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो x अगर 0 हुआ y 1 होगा, तो ये 4 पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब देखिए, तो इस 4 पॉइंट से मुझे ये स्टेयर मेथड यूज़ कर देना। मैं तो यहाँ पे मैं आराम से लिख लूँगा पॉइंट, ठीक है। 0 0 1 2 0 1 और एक है -1, -1, ठीक है। आप ये तो देख रहे हो, जब 0 इंटू 1 करेंगे माइनस, ये तो 0 ही हुआ, फिर मैं नहीं लिख रहा हूँ, फिर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 2 तो -0 ही होगा, प्लस क्या करेंगे 0 इंटू दिस तो 0 ही होगा, माइनस -1 इंटू -1 जो कि होगा +1, ठीक है। अब इसके साथ और एक बार ये लिखना होता है, तो ये तो 0 ही होंगे, मतलब 2 ही आएगा, ठीक है। तो आ रहा है क्या 1 + 1 2, और यहाँ पे एक हाफ रहता है, वो लिखना भूल गया मैं, ठीक है। फॉर्मूला में यहाँ पे एक हाफ रहता है, हाफ इंटू ये पूरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाफ होगा, तो ये होगा मतलब 2 इंटू हाफ जो कि होगा 1, ठीक है। स्टेयर मेथड में एरिया का फॉर्मूला तो पता है, एक हाफ होता है, अब ठीक है। अब देखिए ये जो 1 है हमारा, ये हमारे हिसाब से आंसर आया 1, ठीक है। मतलब M2 और N1 लेके हमारा आंसर आया 1। अभी ऑप्शन में भी पुट करेंगे M2 और N1, जिसमें 1 देगा वही आंसर होगा, और अगर 2 दे दिया तो उसको फिर से करना होगा, ठीक है। तो M2 N1 पुट करने से पहला वाला ऑप्शन के लिए क्या मिलेगा 2 + 1, ये आपको मेंटली कर लेना है, 2 - 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ये 3 होगा। तो ये तो नहीं हो रहा है, 1 तो नहीं दे रहा है ये, तो फिर ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए M अगर 2N1 पुट करेंगे तो ये आएगा 2/2 + 1 मतलब 2/3, है ना। तो ये भी नहीं होगा, 1 चाहिए।
अब ये क्या होगा, ये होगा 1/3, 1/2, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें पुट करेंगे तो 2 - 1 1, तो ये आंसर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो बस एक ही आया तो ये डायरेक्ट आंसर बोल देंगे। अब अगर सी और डी आता तो हमें फिर से करना होता। ठीक है, तो ये एमसीक्यू करने का मेरा तरीका है। आप अगर चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। क्या करोगे, करना कुछ नहीं है, बस एम लेके करो, फिर ये 4 पॉइंट एम के आकार में आएगा और फिर स्टेयर मेथड यूज़ करो। ठीक है, और देखिए जब वेरिएबल आप पुट करोगे यहाँ पे, जैसे मैंने कांस्टेंट पुट किया तो मुझे पता है मैं ले लूँगा पॉजिटिव। एक्चुअली इसमें मॉड लेना होता है ना, यहाँ पे मॉड लेना होता है। जैसे हमारा यहाँ पे 2 आ गया, अब अगर -2 आते तो हम लोग थोड़ी ना बोलते एरिया -1 है, तब मतलब हम इसका मॉड ले लेते। ओके, तो आई होप ये तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर क्या होंगे, फिर डी होंगे। ठीक है, ये तरीका अप्लाई करो, ये अच्छा होता है। कभी कभी बहुत लंबा लंबा सम आसानी से कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद बहुत जगह पे ये मेथड मैं अप्लाई करूँगा तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे उससे, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ अच्छे सम किए यहाँ पे, तो इसका और 1 या 2 वीडियो आएगा, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।